हिमाचल तहलका न्यूज़ पे आप सभी लोगों का मैं कृष्ण सिंह बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि प्रदेश में सरगर्मियां जो है काफ़ी तेज है इसमें, और उपचुनाव या चुनावों की बात की जाए तो उनका माहौल भी काफ़ी गर्म है इस बार। लेकिन अगर बात की जाए तो हमीरपुर विधानसभा क्षेत्र से, तो इस बार जो हमीरपुर विधानसभा क्षेत्र में जो है चुनावों को लेकर जो है आज़ाद उम्मीदवार भी मैदान में आए हैं। अगर यहाँ से बात की जाए तो 5वीं मरतबा इस बार लोकसभा के चुनावों में जो है अनुराग सिंह ठाकुर जी इस बार चुनाव लड़ रहे हैं। दूसरी तरफ सतपाल रायजादा जो कि कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। लेकिन यहाँ पर जो है नदौन विधानसभा क्षेत्र से आज़ाद उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ने के लिए मैदान में उतरे सुरेंद्र कुमार गौतम जी। तो अगर उनकी बात की जाए प्रारंभिक शिक्षा की, तो उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से जो है कॉमर्स में अपनी एजुकेशन प्राप्त की है। साथ में जो है कभी बचपन में उन्होंने देखा होगा कि बचपन में कुछ चीज़ों को देखते हैं तो शायद उनको भविष्य में उतारने का भी मन में लाने का भी प्रयास होता है। तो उन्होंने कभी सोचा होगा बचपन में कि कहीं ना कहीं जाकर जो है वो अपनी बॉलीवुड इंडस्ट्री में जाकर जो है अपना एक नाम बनाए, पहचान बनाए अपने, ताकि अपने क्षेत्र का भी नाम रोशन कर पाए। फिल्म इंडस्ट्री में काम करते हैं, गाने भी लिखते हैं। और साथ में अगर बात की जाए तो इन चुनावों को लेकर जो है आज हमारे बीच में सुरेंद्र कुमार गौतम जी पहुंचे हुए हैं। अभी बात की जाए तो ये जो है बेसिकली जो है पट्टा, जो कि यहाँ पे जलाड़ी के पास में गांव है, वहाँ पर ये इनका निवास स्थान है, जो कि आज यहाँ से जो है हमीरपुर विधानसभा क्षेत्र से, लोकसभा क्षेत्र से इन्होंने अभी चुनाव के मैदान में उतरे हैं। तो चलिए आपको मिलवाते हैं सुरेंद्र कुमार गौतम जी से कि उनका इन चुनावों को लेकर इस बार कैसा महसूस किया और कैसा इनको लगा कि इस बार चुनावों के मैदान में उतरना चाहिए। कैसा लगा आपको लोगों से मिलकर इस बार? नमस्कार, मैं हूँ सुरेंद्र कुमार गौतम। हमीरपुर लोकसभा से मैं चुनाव लड़ रहा हूँ और पहले मैंने विधानसभा का चुनाव लड़ा है, जो मुख्यमंत्री जी के साथ लड़ा है। तो सर मैंने डोर टू डोर अभी गया हूँ, कई शहरों में गया हूँ, मैंने कई विधानसभाओं को मैंने चक्कर काटा है। तो मुझे जनता से मिलने का मौका मिला है जी। और मुझे बहुत अच्छा लगा है जनता से मिलकर, और मैंने जनता के जो दुख दर्द है वो सुने हैं। जनता क्या चाहती है, उनको क्या चाहिए, वो मैंने सारा नोट किया हुआ है। अगर भविष्य में मेरी जीत होती है तो मैं जो जनता ने मेरे सामने काम रखे हैं उन कामों को करूँगा। तो मेरी 11 गारंटियाँ हैं इस बार जी। तो 11 गारंटी ये है कि मैं, जैसे हमारे सड़कें होती हैं जी, उन सड़कों का जो दिशा सुधारनी है मैंने, और दूरियाँ कम करनी है। जैसे हम जाते हैं, बीच में नदी आ जाती है की जगह, तो हमें घूमकर 30-30 किलोमीटर जाना पड़ता है। बीच में पुल नहीं होता है तो हमारी दूरी बढ़ जाती है, हमारा पेट्रोल भी लगता है, हमारा समय भी खराब होता है। तो पुलों से मैंने कनेक्टिविटी जोड़नी है वार पार के लिए। तो कई जगह तो मैंने ऐसा सोच रखा है कि जैसे ठारू से लेकर के चंगर तक जाना है लोगों को, तो 30 किलोमीटर चलना पड़ता है। अगर ब्यास नदी पे वहाँ पुल बन जाता है तो उनकी दूरी 2 किलोमीटर हो जाएगी। तो इतना घूमना नहीं पड़ेगा, पेट्रोल भी बचेगा, समय भी बचेगा, और कनेक्टिविटी होगी और व्यापार बढ़ेगा। तो इस दिशा में मैं काम कर रहा हूँ। मेरा राजनीति करना मेरा कोई मकसद नहीं है। मैं जनता के लिए, विकास के लिए आया हूँ, जनहित के लिए आया हूँ। तो मैं जनहित के काम करूँगा सर। आपको ऐसा क्यों लगा कि आपको जो है लोकसभा का चुनाव ही लड़ना चाहिए था? सर मैं काफ़ी दिनों से देखता था कि सुतेला व्यवहार होता है, मतलब जैसे जो जान पहचान के लोग होते हैं उनका काम हो जाता है, परंतु दूसरे लोग जो होते हैं उनका काम नहीं होता है। आप पूरी उम्र चक्कर काटते रह जाओगे मंत्रियों के, अपने रास्तों के लिए, अपनी सड़कों के लिए या अपने काम के लिए, और आपका काम नहीं होगा। जान पहचान वालों का जल्दी हो जाएगा। तो कई सड़कें मैंने देखी कि 20-20 साल पहले बनी हैं, वो कच्ची हैं अभी तक। कई गाँवों की सड़कें हैं वो कच्ची हैं। तो मेरे कहने का मतलब है कि कुछ सड़कें जो अभी बनी है 2 साल में, और 2 साल में पक्की होगी, क्योंकि वहाँ के लोगों की हो सकता है पहुँच हो, तो इसलिए पक्की होगी। और जहाँ की सड़कें कच्ची हैं, वहाँ की पहुँच नहीं है तो कच्ची रह गई, तो वो दलदल कीचड़ में धक्के खा रहे हैं अभी भी लोग। मैं उन लोगों के लिए इस चुनाव मैदान में आया हूँ कि मैं उनके काम करूँगा जो पिछड़े हुए लोग हैं, जिनका काम नहीं होता, और मैं निष्पक्ष काम करूँगा। मतलब मेरे कहने का मतलब है कि मैंने कोई पक्ष लेके काम नहीं करूँगा, मैं सबका काम करूँगा। तो मैं इसलिए राजनीति में आया हूँ। अभी नदौन की बात की जाए, नदौन विधानसभा क्षेत्र की, यहीं के मुख्यमंत्री ठाकुर सुरेंद्र सुक्खू जी, और वहीं से आप चुनाव लड़ रहे हैं। तो कांग्रेस के उम्मीदवार भी अगर सतपाल रायजादा जी हैं, जो कि ऊना जिला क्षेत्र से संबंध रखते हैं, हमीरपुर संसदीय क्षेत्र की सीट ही है। लेकिन आपको भाजपा और कांग्रेस के दो जो प्रत्याशी हैं, जो बड़ी पार्टियां हैं, उनको आप कैसे डिफेंड करेंगे? क्या लग रहा है कि आपको इस बार इन चुनावों को, इन 2 प्रत्याशियों को हरा पाएंगे, या कोई उनको बड़ा मार्जिन देकर जो है कोई क्षति पहुंचा पाएंगे? सर हार जीत तो बड़ी दूर की बात है, पर मैं हिमाचल के विकास के लिए, हमीरपुर लोकसभा के विकास के लिए मैं ये चुनाव लड़ रहा हूँ।
तो मैं हमीरपुर लोकसभा की जनता से ये निवेदन करता हूँ कि सर धर्मपुर से लेकर के, जैसे धर्मपुर, सुजैनपुर, नदौन, कुटलैड़ और बड़सर और गगरेट और जसमा परागपुर में कोई कैंडिडेट ही नहीं खड़ा हुआ है सर, मेरा ही नामांकन पास हुआ है। तो जनता को भी चाहिए कि यहाँ हमीरपुर से या नदौन से कैंडिडेट को ले आएँ, ताकि मैं मतलब हमीरपुर लोकसभा का विकास कर सकूं और मैं ऊना का भी विकास करूंगा। ये नहीं कि ऊना मेरे लिए कोई अलग थोड़ा नहीं है, वो भी मेरी ही लोकसभा में आता है, तो बिलासपुर भी मेरी लोकसभा में आता है, तो मैं सबका ही विकास करूंगा। परंतु यहाँ की जनता को, जैसे 7 विधानसभा से कोई कैंडिडेट नहीं है लोकसभा से, ये जो है हमारे, तो जनता को चाहिए कि यहाँ का कैंडिडेट चुने और विकास कराएं यहाँ का। तो यहाँ का कैंडिडेट, मैं तो अपने लिए कहूँगा ना कि यहाँ का कैंडिडेट चुने, बाकी जनता की मर्जी है कि जहाँ जाना है, अगर दूर जाना तो दूर जाए, या अपने यहाँ रहना, नदौन में रहना है तो नदौन का कैंडिडेट चुने, क्योंकि आसपास में कोई कैंडिडेट ही खड़ा नहीं हुआ सर। पार्टी की बात की जाए तो उनमें आपको क्या ऐसी कमी लगी जिसके चलते जो आज आपको लोकसभा का चुनाव भी लड़ना पड़ रहा है? सर मेरा कहने का मतलब ये है कि ये दोनों पार्टियां जो 100-100 करोड़ रुपया लगा करके, क्योंकि चुनाव योग तो इसकी मतलब गणना कर नहीं पाता, पर हम गणना करते हैं, फील्ड में हम देखते हैं तो पोस्टरों से इन दोनों पार्टियों ने दीवारें रंगीन कर दी हैं, दीवारों पे पेंट करने की जरूरत नहीं है सर, और बड़े बड़े पोस्टर लगा दिए हैं, उनकी अगर कीमत आंकी जाए तो, और हेलीकॉप्टर उड़ रहे हैं, तो 100-100 करोड़ की कीमत हो जाएगी उसकी सर। 100-100 करोड़ हम इलाके के विकास में लगाएंगे ना, तो कई सड़कें तैयार हो जाएंगी और कई लोगों को सड़कें मिलेंगी, कई लोगों को रोजगार मिलेगा सर। तो पार्टियां राजनीति कर रही हैं सीट जीतने की, और मैं राजनीति कर रहा विकास की, तो मेरी विकास की राजनीति है। पार्टियां अपनी राजनीति कर रही हैं, मैं अपनी राजनीति कर रहा हूँ, तो मेरी विकास की राजनीति है सर। विकास की राजनीति की बात की जाए तो अभी आपने कहा कि दोनों पार्टियां करोड़ों रुपए खर्च कर जो है चुनावों में खर्च कर रही है और जो अपने प्रत्याशियों को जिताने के लिए मैदान में उतरी है। तो आप नहीं समझते कि चुनावों में जो प्रचार होता है उसको जो बिना पैसों के लड़ा जा सकता है? सर मैंने तो अभी भी चुनाव अधिकारी हमीरपुर में जो डीसी हैं, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर, उनके पास मैंने बात रखी, उनको मैंने लेटर दिया कि सर चुनाव जो है वो इंग्लैंड की तर्ज पे होनी चाहिए। जैसे इंग्लैंड में चुनाव होते हैं ना, जैसे उम्मीदवार खड़े हो गए, 5, 7 या 10 उम्मीदवार खड़े हो गए, वो अपना 15-15 मिनट का भाषण जो रिकॉर्ड करेंगे, उसमें अपनी बातें रखेंगे कि हम कैसे कैसे विकास करेंगे, और वो भाषण जो टेलीविजन पे चलेगा, जनता देखेगी, और जनता को जो अच्छा लगेगा उस उम्मीदवार को चुन के ले आती है। मैं उसी तर्ज पे चुनाव कराने की बात कर रहा हूँ, और अधिकारियों से बात कर रहा हूँ, चुनाव आयोग से बात कर रहा हूँ, और अधिकारी ने, एडिशनल अधिकारी जो है कमिश्नर, उन्होंने मेरी बात को माना है। चुनाव प्रणाली को ही चेंज कर दूंगा, जिससे हमारा जो अरबों रुपए का खर्च जो होता है वो चुनावों में लगता है, वो रुकेगा, वो खर्च नहीं होगा, वो विकास में पैसा लगेगा। तो हमारा देश जो है वो विकासशील देश से विकसित देश में आ जाएगा, क्योंकि हमारा देश अभी भी विकासशील देश है, हमारा देश अभी विकसित देश नहीं है। विकसित देश हो तो ये दलदल मिट्टी या हमारी जो सड़कें खराब ना हो। विकसित देश में क्या होता है कि सारी चीज़ें विकसित हो जाती हैं जी। जो विकसित होता है, हर आदमी के पास रोजगार होता है और खर्चे के लिए पैसे होते हैं। आज हमारी देश की 80% जनता गरीब है सर। क्यों गरीब है? क्योंकि चुनाव पे हम अरबों रुपया बहा देते हैं, पानी की तरह बहा देते हैं। हम अपने पैसे को, हमारी सरकारें दोनों हाथों से लुटा देती हैं कि हमने जीतना है, चाहे कुछ भी हो जाए, हमने जीतना है। तो उनके जीत के लिए लड़ते हैं, वो राजनीति के लड़ते हैं, मैं विकास के लिए लड़ रहा हूँ सर। आपकी लड़ाई कह रहे हैं, आपका कहने का मतलब आपकी लड़ाई जो है विकास, मेरी विकास की लड़ाई है और मेरी बदलाव की लड़ाई है। मैं सर चुनाव प्रणाली को ही बदल दूंगा, मैं इस तरीके से लड़ रहा हूँ सर। और मेरी अधिकारियों से बात हो रही है और उन्होंने माना है इस चीज़ को और बोला मिल के बदलेंगे। अभी जैसे कि आप चुनाव में जो खर्चे हो रहे हैं, जो चुनावों में जो भी प्रचार में पार्टियां पैसा बहा रही हैं, उसको लेकर आपने जो अधिकारी को सुझाव दिया, लेकिन आप क्या आंकते हैं कि अगर आप इस संसदीय सीट से अगर जीतते हैं तो क्या आपके एजेंडे रहेंगे, क्या आपके मुद्दे रहेंगे? सबसे पहले तो सर मैं अपनी टीम तैयार करूंगा, फिर मैं देखूंगा कि लोगों की ज़रूरतें क्या हैं। मैं पंचायतों को इस काम में लगाऊंगा ना, हमने पंचायतें चुनी हुई हैं, इसी काम के लिए तो चुनी हुई हैं कि गरीब कौन है, ज़रूरतमंद कौन है, उनकी लिस्ट बनेगी और उन गरीबों को ना पंचायतों के चक्कर काटने नहीं पड़ेंगे या हमारे पास भी नहीं आना पड़ेगा। उन गरीबों के घर में हमारी टीमें जाएंगी, उनकी लिस्ट बनाएंगे, उनकी ज़रूरतें क्या हैं, उनकी ज़रूरतों को पूरा किया जाएगा, युवाओं को रोज़गार दिया जाएगा, रोज़गार के रास्ते निकालेंगे जाएंगे। इसलिए हम ये चुनाव लड़ रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को रोज़गार मिले और कम से कम खर्चा हो। क्योंकि जो हमारे खर्चे होते हैं ना, जैसे पंचायतें क्या करती हैं कि आजकल पैसा कमाने के लिए अंधाधुंध पैसा बहा देती हैं, किसी के डंगे लगा देती हैं, किसी की खेतों में सड़कें बना देती हैं। जैसे वहाँ सड़कों की जरूरत ही नहीं, सड़कों की जरूरत तो जहाँ इंसान चलता वहाँ है, खड्डों नालियों में ऐसे डंगे लगा रखे हैं बेमतलब के, और अरबों रुपया ही हमारे मतलब हिमाचल प्रदेश का बर्बाद हो रहा है।
वो पैसा कमाना होता है उनको उनमें, क्योंकि जो पैसा चलता है 100% पैसा चलता है, उसमें से 40% भी नहीं लगता है और 60% पंचायत से लेकर के मिनिस्टर तक खा जाते हैं। मैं उसी चीज़ को रोक करके विकास करूँगा और विकास जरूर होगा सर, जरूर होगा। हाँ जी सर। अभी अगर बात की जाए आपके कैरियर की, तो आपका जो कैरियर है वो किस तरह से कैसे गुजरा अभी तक? सर मैं बचपन में बहुत मेहनती रहा हूँ। मैंने 3 साल की उम्र में जब होश संभाला है, तब से ही मैंने सोचा है कि नहीं, कुछ करना है, अपने हिमाचल प्रदेश के लिए करना है, अपने लिए करना है, क्योंकि बहुत ही गरीबी में मेरा जन्म हुआ है। जहाँ मेरा जन्म हुआ घास के घर थे सारे, तो अभी भी वो जन्मभूमि मेरी है। तो घास फूस के घर अमूमन हिमाचल में 50% लोगों के घास फूस के ही घर होते थे और गरीबी होती थी। तो सर मैंने उससे शिक्षा लेके किया कि मैंने विकास करना है, तो इसलिए विकास के लिए मैं पढ़ाई करके दिल्ली शहर के लिए निकला। मैंने एक्टिंग भी करी कई फिल्मों में और अभी भी मैं फिल्में लिखता हूँ और मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोज़गार दिलाया। मैंने जब मैं दिल्ली गया तो मेरे पास रोज़गार के लिए जो हिमाचल के लड़के पहुँचते थे, तो मैंने कोई भेदभाव नहीं किया, मैंने जातिवाद नहीं किया। जो भी किसी भी कास्ट का इंसान मेरे पास आया उसको मैंने रोज़गार दिलाया, उसको नौकरी दिलाई, जहाँ भी मिली, बड़ी छोटी नौकरी ये नहीं मैंने नहीं रखती, उसको रोज़गार दिलाया। और मैंने देखा कि यार इसके पास तो खाने के लिए पैसे नहीं है, किराया भी नहीं है, तो मैंने अपने घर में रखा दिल्ली में। और 6 महीने के बाद ना, पहले नौकरी नहीं मिलती थी तो 6-6 महीने उनको घर पे रखना पड़ता था, 2 महीने। तो उनका खर्चा जो हम पल्ले से करता था मैं, तो उनसे कभी वापस खर्चा नहीं लिया। और जब भी उनको कहीं जाना है उन्होंने तो उनको किराया भी देना कि जाओ, तो जैसे वापसी घर आना किराया देना। भी जब अपने पैरों पे खड़े हो गए तो उन्होंने अपने कमरे भी किराए पे लिए। जैसे कि अभी वर्तमान सरकार की बात की जाए तो इस सरकार को बने हुए 1.5 साल ही के आसपास होता हुआ आया अभी। जी जी। लेकिन अगर बात की जाए, कांग्रेस सरकार ने कुछ घोषणाएं की थी, तो आपको क्या लग रहा है जो घोषणाएं सरकार ने की थी वो घोषणाएं धरातल पर उतर भी पाई या नहीं उतर पाई? सर जब मैंने 2022 में विधानसभा का चुनाव लड़ा तो मैंने जो घोषणाएं करी थी, मैंने करी थी कि जरूरतमंद लोग जो हैं उनके लिए मैं कुछ करूंगा, सबके लिए नहीं करूंगा क्योंकि सबके लिए करना नामुमकिन है। तो जब सरकार ने घोषणा करी कि 18 साल से लेकर के 80 साल की महिला को 1500 रुपये महीने का मिलेगा और हमारे जीतते अगले महीने से मिलना शुरू हो जाएगा, पहली कैबिनेट से मिलना शुरू हो जाएगा। परंतु सर वो झूठी घोषणाएं थी, क्योंकि वो पूरा हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? कि मैंने इसकी कैलकुलेशन की जी। जब मैंने इसकी कैलकुलेशन की तो 52 करोड़ रुपया 1 महीने का बना, और ऐसे करके मैंने फिर 1 साल का जोड़ा, उसके बाद मैंने 5 साल का जोड़ा, तो 5 साल का 270 अरब रुपये बना। तो सर 270 अरब रुपया किस पेड़ से लाएंगे हम, कहाँ से लाएंगे सर? इतना तो कमाई नहीं है हिमाचल प्रदेश में। 270 अरब रुपया हम कम से कम 30 लाख महिलाओं को कहाँ से देंगे? क्योंकि उन्होंने बोला था कि हर महिला को मिलेगा। अगर उन्होंने ये बोला था कि जरूरतमंद को मिलेगा तो समझ में आ जाता, परंतु हर महिला को मिलेगा तो हर महिला कम से कम 30 लाख महिला है सर हिमाचल प्रदेश में 18 से 80 साल की। तो सर नहीं मिलना है, कभी भी नहीं मिलना। मेरे पत्थर पे लिख के लिखिए, मेरे पत्थर पे लिखी रहे, वो 1500 रुपया हर महिला को कभी भी नहीं मिल सकता। अभी उन्होंने उस घोषणाओं में जो घोषणा की थी 1500 रुपये वाली, उसमें कुछ चेंजेस कर दिए गए हैं, उसमें कुछ क्राइटेरिया रखा कि इन महिलाओं को मिलेगा। तो सर उन्होंने बोला था कि अब जो उन्होंने चेंज किया, उन्होंने बोला कि पात्र महिलाओं को मिलेगा। तो सर पात्र महिलाएं जो हैं वो तो बहुत कम है, तो बाकी की महिलाएं नाराज हो रही है। क्योंकि मैं फील्ड में जब जा रहा हूँ तो मेरे से महिला नाराज हो रही है कि आप तो घोषणा कर देते हो, आप तो पैसे देते नहीं हो, हमें 1500 रुपये नहीं दिया, आप फिर चुनाव लड़ने आते हो। तो मैंने बोला मैं तो आजाद लड़ रहा हूँ, मैंने घोषणा जो करी थी, मैं अगर मेरे को जिताते तो मैं पूरी करता। मैंने जरूरतमंद महिलाओं के लिए बोला था, सबके लिए नहीं बोला था। और वही बात सुखविंदर सिंह सुक्खू को बोलनी पड़ी कि पात्र महिलाओं को दूंगा। पात्र का मतलब जरूरतमंद महिलाओं को दूंगा मैं जी। तो वही बात जो मैंने बोली थी वही उनको बोलनी पड़ी ना बाद में। पहले हर महिला के लिए बोल दिया और अभी भी बोल दिया। जैसे अभी लोकसभा चुनावों की जब घोषणा हुई तो उन्होंने चुनाव आते ही बोल दिया कि हर महिला को, जो 18 साल से 80 साल की महिला है, उसको मैं 1500 रुपये हर महीने दूंगा। उसके बाद फिर चेंजिंग करी। तो ये चेंज करते हैं, सारा कुछ करते हैं, तो इनकी जो योजना है, इनकी जो गारंटी है वो कभी भी पूरी नहीं होने वाली। क्योंकि 300 यूनिट वाली गारंटी कहाँ पूरी होगी, अभी तक दी नहीं है। और ये जो 125 यूनिट मिली है, ये अरविंद केजरीवाल के डर से मिली है। क्योंकि अरविंद केजरीवाल हिमाचल में आए, उन्होंने 300 यूनिट फ्री बोला कि मैं 300 यूनिट फ्री दूंगा, तो इनको डर हो गया। पहले इन्होंने 60 यूनिट फ्री दी, उसके बाद उन्होंने 125 यूनिट फ्री दी। नहीं तो ये अपनी तरफ से फ्री इन्होंने कुछ अभी तक दिया नहीं, और 300 यूनिट देनी होती दे दी होती, इन्होंने नहीं दी अभी तक इन्होंने। तो गारंटियाँ पूरी होना बड़ा मुश्किल काम है। बाकी जनता जाने, जनता इस पे बात करे क्या होगा क्या नहीं। अभी आप भी चुनाव लड़ रहे हैं, आप भी राजनीति से काफ़ी अच्छी पकड़ है आपकी राजनीति में। जो 6 उम्मीदवार थे जो इस बार कांग्रेस पार्टी, जिन्होंने अपनी पार्टी छोड़कर भाजपा में शामिल हुए,
उस प्रक्रिया को आप किस नजरिए से देखते हैं? मैं उस प्रक्रिया को इस नजरिए से देखता कि जो पार्टी, जिस पार्टी से वो जीत कर आए थे, लगभग उनको उसी पार्टी में रहना चाहिए था, पार्टी नहीं चेंज करनी चाहिए थी। परंतु उनके ना जाने क्या मुद्दे रहे, उनके किस वजह से उन्होंने पार्टी चेंज करी, उनके लिए मैं ज़्यादा कुछ कहना नहीं चाहूँगा क्योंकि उनकी अपनी मर्जी थी। पर मेरा कहने का मतलब है कि उनको पार्टी चेंज नहीं करनी चाहिए थी। हमने सवाल इसलिए पूछा क्योंकि अगर देखिए, अगर कोई भी चुनाव, अगर ये शायद वो 6 जो नेता थे अपनी पार्टी नहीं छोड़ते तो वो चुनाव आज जो हो रहे हैं उपचुनाव वो ना होते, तो जनता पर बोझ ना पड़ता। हाँ जी बिल्कुल, जनता पे जो करोड़ों अरबों रुपए का बोझ है वो नहीं पड़ता, उपचुनाव नहीं होते और सरकार जो है वो वैसी की वैसी चलती रहती, तो कुछ विकास भी होता है। मान लो आप आजाद उम्मीदवारी के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं, आज MP का चुनाव लड़ रहे हैं। अब बात की जाए तो 3 विधायक थे वो आजाद थे, उन्होंने इस्तीफा देने की बात कही कि हम भी इस्तीफा दे दें। क्या आजाद उम्मीदवार को इस्तीफा देने की ऐसी जरूरत है कि इस्तीफा दे, क्योंकि आजाद तो किसी को समर्थन कर सकता है? आजाद उम्मीदवारों को इस्तीफा नहीं देना चाहिए था क्योंकि वो तो जीत चुके थे। उनको किस बात का ये था कि उनको तो डर किसी बात का ही नहीं था, वो तो बीजेपी से भी मिल सकते थे, कांग्रेस से भी मिल सकते थे। तो उन्होंने अपनी मतलब सीट पे अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मारी है, तो उनको इस्तीफा नहीं देना चाहिए था। तो वो क्यों मिले उनसे, ये तो हमारी समझ में नहीं आया कि किसी ने बहकाया उनको, तो ऐसा नहीं करना चाहिए था उनको अपने मुद्दों पे अपनी सीट पे कायम रहना चाहिए। जी, तो आप कैसे आंकते हैं इस बार जो चुनाव हो रहे हैं, लोकसभा के जो चुनाव हो रहे हैं, चाहे उपचुनाव लोकसभा के चुनाव हो, क्या आंक रहे हैं इस बार? कैसा रुझान जो है लोग इस बार देंगे? सर इस बार जो रुझान है वो टक्कर का है, थोड़ा साइलेंट है। हम बात भी करते हैं लोगों से तो लोग बताना नहीं चाहते हैं इसके बारे में कि कौन आएगा। अच्छा, कौन आएगा? हाँ बिल्कुल साइलेंट है पब्लिक का, तो बताना नहीं चाहते। तो कैसा लग रहा है इस बार आप अपने आप को कहाँ देख रहे हैं इन 2 दिग्गज नेताओं के बीच में? सर मैं लोकसभा का चुनाव लड़ रहा हूँ और 2 दिग्गज नेता है मेरे सामने, परंतु मैं बिल्कुल सही से टक्कर दे रहा हूँ उनको, और जनता मुझे भी जानती है और जनता मुझे भी प्यार करती है। हो सकता है मुझे भी वोट दें, मुझे जिताए जनता। अच्छा, ये तो जनता पे डिपेंड करता है सर। जनता से क्या अपील रखना चाहेंगे आज आप? मैं जनता से ये अपील रखूँगा कि मैं नदौन विधानसभा से उम्मीदवार हूँ और यहाँ से चुनाव लड़ रहा हूँ। आप हमीरपुर लोकसभा का चुनाव जो है वो जिताएं, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा वोट दें, टेलीविज़न के निशान बटन दबाएं और ज़्यादा से ज़्यादा वोट दिलाएं ताकि मैं इलाके का विकास कर सकूँ। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू। तो ये थे हमारे बीच में आज मौजूद सुरेंद्र कुमार गौतम जी, जो कि आजाद उम्मीदवार के रूप में लोकसभा का चुनाव और हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से इस बार इन्होंने उम्मीदवार की अपनी दावेदारी पेश की। हालांकि चुनाव प्रचार जो है थम चुका है, लेकिन थमने के बाद जो है इन्होंने भी अपनी कुछ मांगे हैं, इन्होंने अपनी मांगे रखी। लोगों की जो समस्याएं थी, जो चुनाव प्रचार के दौरान डोर टू डोर कैंपेनिंग के दौरान इन्होंने लोगों से मिले, वहां पे समझी और उन मांगों को लेकर जो लोगों को मिलनी चाहिए थी उनको मद्देनजर जो है चुनावी मैदान में ये उतरे और उन्होंने जो अपनी आज जो है चुनाव प्रचार वैसे पिछले कल थम चुका है, लेकिन आज जो है ये अपने हमारे माध्यम से ये जो है लोगों को तक अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं कि इस बार जो है आप जो भी इनको चुनाव का जो भी रुझान आए वो बात की बात है, लेकिन इनकी जो लोगों की जो डिमांड थी, जो समस्याएं थी, वो उन्होंने लोगों के बीच में रखी ताकि हमारा देश जो है किस तरफ जा रहा है, जिस तरह से चुनाव होने वाले हैं या जो हमारे MP के चुनाव होने वाले हैं, उनके मद्देनजर जो है इन्होंने अपनी सारी जो भी बातें हैं आज खुलकर अपनी बातें रखी। तो फिलहाल हिमाचल तहलका न्यूज के लिए आप लोग बने रहें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।